नमस्कार बच्चों, मैं डीपीएन सिंह जोहार एडू कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो कंटेंट्स में थे आपके सिलेबस में, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग पर्यावरण के एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे पर्यावरणीय विधान या कानून के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय विधान या कानून के नाम से इसे जाना जाता है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। जैसे पर्यावरण के लिए कौन कौन से कानून लागू किए गए, पर्यावरण को अगर पर्यावरण क्षति पहुंचाते हैं तो क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, सरकार किस किस तरह का कानून बनाई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेकर और तमाम जगहों पर कौन कौन से अनुच्छेद बनाया गया है पर्यावरण से संबंधित, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे ये आपका जो टॉपिक है पर्यावरणीय विधान या कानून, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पर्यावरण की चेतना कई पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। जो पर्यावरण की चेतना है, पर्यावरण की चेतना कई पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है, जैसे वायु, भूमि, जल का प्रदूषण, मृदा अपक्षरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अपक्षय इत्यादि। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पर्यावरण की चेतना कई पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। कई पर्यावरणीय मुद्दों को, जैसे वायु हो गया, भूमि हो गई और जल का प्रदूषण हुआ, मृदा का अपक्षरण, मृदा का जो अपक्षय होता है, औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का जो अपक्षय है, कमी है, इन सब को पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं संबोधित करते हैं। आशा करते हैं ये बात, लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, पर्यावरण संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो पर्यावरण संबंधी कानून है, पर्यावरण के संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए पर्यावरणीय संरक्षण कानून लाया गया बेटा। इसीलिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संबंधी कानून लाया गया। पर्यावरण संबंधी कानून जो है, पर्यावरण के संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता, जो पर्यावरण संबंधी कानूनों की जो सफलता है, मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि उनको किस प्रकार लागू करते हैं। जो पर्यावरण संबंधी कानूनों की जो सफलता है, मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप उस कानून को किस प्रकार से आप लागू कर रहे हैं, कैसे, किस प्रकार से लागू करके आप इन जैसी समस्याओं को आप रोक सकते हैं। कानून एक स्वस्थ पर्यावरण को कायम रखने के लिए आम जनता को शिक्षित करने का भी एक अनमोल यंत्र है। बहुत बढ़िया ये लाइन है। इस लाइन को अगर आप लिखते हैं अपने एग्जामिनेशन में तो मजा आ जाएगा। कानून जो है, ये एक स्वस्थ पर्यावरण को कायम रखने के लिए तो आम जनता रखने के लिए तो है ही, मतलब स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए तो है ही, लेकिन आम जनता को शिक्षित करने का एक अनमोल यंत्र है बेटा। कानून जो है, पर्यावरणीय कानून हो या कोई भी कानून हो, ये हमें क्या करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद तो करता ही करता है, साथ ही साथ आम जनता को शिक्षित करने का एक अनमोल यंत्र भी है। जिससे क्या है कि पर्यावरणीय जानकारी अगर हमें मिल जाएगी,
पर्यावरणीय कानून की जानकारी अगर हमें पता चल जाएगा तो हम जल को प्रदूषित नहीं होने देंगे, वायु को प्रदूषित नहीं होने देंगे, मृदा को प्रदूषित नहीं होने देंगे, प्राकृतिक संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करना है इसके बारे में विचार करेंगे। तो ये तमाम हमें जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इसीलिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ही पर्यावरण कानून लाया गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनगिनत कानून पहले से ही बन चुके हैं बेटा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारे कानून पहले से ही बन चुके हैं। अब जो ये मैं पर्यावरणीय विधान जो पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें आपको मुख्य रूप से पर्यावरणीय कानूनों के विषय में जानकारी आपको दी जाएगी। भारतीय कानूनों को अंग्रेजी में एक्ट्स कहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम समझौता, विज्ञप्ति व संधि के नामों से जाने जाते हैं। यह तो एक आपको जानकारी दी गई। यह जो मुद्दा है, आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है पर्यावरणीय विधान या कानून में, कि पर्यावरण की चेतना कई पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है, जैसे वायु, भूमि और जल का प्रदूषण, मृदा अपक्षीणन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अपक्षय या कमी इत्यादि। पर्यावरणीय संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय संबंधी कानून की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उनको किस प्रकार लागू करते हैं। कानून एक स्वस्थ पर्यावरण को कायम रखने के लिए तो होता ही होता है, साथ में आम जनता को शिक्षित करने का एक अनमोल यंत्र भी है। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पर्यावरणीय कानून आपको बनाए गए हैं। भारत में उन पर्यावरणीय कानूनों के विषय में जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं, उसको कानूनों को अंग्रेजी में एक्ट्स कहा जाता है। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, कानून व नियम समझौता की, तो विज्ञप्ति व संबंध संधि के नाम से इन्हें जाना जाता है। यहां तक आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, तो अब इस पर्यावरणीय कानून का उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। अब देखो बेटा, इस जो ये पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इस अध्ययन के समापन के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण व बचाव के संवैधानिक निर्देशों का वर्णन कर सकेंगे। अगर इस पाठ को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा कि पर्यावरण संरक्षण व बचाव कैसे किया जाए और उसके संवैधानिक निर्देश क्या हैं, उनका वर्णन करने में आपको आसानी होगा। दूसरा, विभिन्न भारतीय पर्यावरणीय कानूनों, जो भारतीय पर्यावरणीय कानून बने हैं, उनके उद्देश्यों की सूची तैयार कर पाएंगे और उनका वर्णन कर सकने में आपको आसानी हो जाएगी। और इस पाठ को अगर आप पढ़ते हैं तो प्रदूषण संबंधित विभिन्न नियमों का वर्णन कर पाएंगे, विशेषकर जो वायु, जल और पर्यावरण से संबंधित एक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न वैश्विक समझौते और उनके उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे। तो ये उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ने का। इन उद्देश्यों को हम लोग पूरा करेंगे, जो आपके मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में पर्यावरण संरक्षण व बचाव के संवैधानिक निर्देशों का वर्णन करेंगे, विभिन्न भारतीय पर्यावरणीय कानूनों या नियमों, उनके उद्देश्यों की सूची तैयार कर सकेंगे और उनका वर्णन कर सकेंगे, प्रदूषण संबंधी विभिन्न नियमों का वर्णन कर पाएंगे, विशेषकर जो वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न वैश्विक समझौते व उनके उद्देश्यों का वर्णन कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। आइए, पर्यावरणीय कानून है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए, जो पर्यावरणीय कानून है, देश के सारे कानूनों की उत्पत्ति पर्यावरण की समस्याओं से जुड़ी है। देश के सारे कानूनों की उत्पत्ति पर्यावरण की समस्याओं से जुड़ी है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कानूनों व नियमों का होना आवश्यक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कानूनों का होना बहुत आवश्यक है। कानूनों और नियमों का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो
बढ़ती जनसंख्या की जो अधिक साधनों की आवश्यकता है पर्यावरण पर बहुत भार डालेगी। जो बढ़ती जनसंख्या की जो साधनों की आवश्यकता है वह पर्यावरण पर बहुत भार डालेगी बेटा। साधनों की आवश्यकता पर्यावरण पर बहुत भार डालेगी। इन नियमों को लागू करना दूसरा मुख्य पहलू है। पर्यावरण को और अधिक अवक्रमित होने यानी हानि से और प्रदूषण से बचाने के लिए इन कानूनों नियमों को बलपूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से लागू करना अति आवश्यक है। तो हमने आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण जो है ये क्यों जरूरी है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक प्रभावशाली कानूनों व नियमों का होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी अधिक साधनों की आवश्यकता पर्यावरण पर बहुत भार डालेगी। इन नियमों को लागू करना दूसरा मुख्य पहलू है। पर्यावरण को और अधिक हानि से बचाने के लिए इन कानूनों या नियमों को बलपूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से लागू करना अति आवश्यक है। आई बात समझ में? अब इस कानून या विधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले समय या हाल के समय में ही विभिन्न प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएं उभरी हैं। विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उभरी हैं जो कि मानवीय सुख समृद्धि के लिए खतरा बन गई हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उभरी हैं जो मानव के समृद्धि के लिए खतरा बन गई हैं बेटा। और साथ ही साथ पर्यावरणीय समस्याओं का एक जरूरी पहलू है यह है कि उनका प्रभाव केवल स्रोत के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि दूर दूर तक क्षेत्रों तक फैला रहता है। पर्यावरणीय अगर क्षति होती है तो सिर्फ आपके स्रोत तक यह सीमित नहीं रहता है, यह दूर दूर तक बेटा इसका नुकसान झेलने को मिलता है बेटा। ये याद रखिएगा। पर्यावरण के दुरुपयोग और आक्रमण से बचाव के लिए ध्यान से सुनिए, इसको नोट भी करते चलिएगा। पर्यावरण के दुरुपयोग और अवक्रमण से बचाव के लिए प्रभावशाली कानूनों की आवश्यकता है। दुष्ट लोगों, जंगल के माफिया ग्रुप, शिकारियों, प्रदूषकों एवं पर्यावरणीय संसाधनों के अत्यधिक शोषण से बचाव के लिए प्रभावशाली कानूनों की आवश्यकता है। प्रदूषण एक ऐसा कारक है जो कि राजनैतिक दीवारों और कानूनी दायरों की परवाह नहीं करता। अतः हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं मूल रूप से वैश्विक हैं, सिर्फ स्थानीय नहीं हैं। अतः ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए पर्यावरण संबंधी कानून न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है। तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे पर्यावरणीय कानून से आप लिखना शुरू करेंगे। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, एक बार इसको बोल देता हूं। देश के सारे कानूनों की उत्पत्ति पर्यावरण की समस्याओं से जुड़ी है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कानूनों व नियमों का होना आवश्यक है। नहीं तो बढ़ती जनसंख्या की अधिक साधनों की आवश्यकता पर्यावरण पर बहुत भार डाल देगी।
इन नियमों को लागू करना दूसरा मुख्य पहलू है। पर्यावरण को और अधिक हानि से बचाने के लिए या प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरणीय कानूनों व नियमों को बलपूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से लागू करना अति आवश्यक है। प्रभावशाली ढंग से लागू करना अति आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज करके, पिछले समय में ही विभिन्न प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएं उभरी हैं। पिछले समय में ही विभिन्न प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएं उभरी हैं जो कि मानवीय सुख समृद्धि के लिए खतरा बन गई है। पर्यावरणीय समस्याओं का एक जरूरी पहलू यह है कि उनका प्रभाव केवल स्रोत के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दूर तक के क्षेत्रों तक फैल जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, पर्यावरण के दुरुपयोग और अवक्रमण से बचाव के लिए प्रभावशाली कानूनों की आवश्यकता है। दुष्ट लोगों, जंगल के माफिया ग्रुप, शिकारियों, प्रदूषकों एवं पर्यावरणीय संसाधनों के अत्यधिक शोषण से बचाव के लिए प्रभावशाली कानूनों की आवश्यकता है। प्रदूषण एक ऐसा कारक है जो कि राजनैतिक दीवारों और कानूनी दायरों की परवाह नहीं करता। अतः हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं मूल रूप से वैश्विक हैं, सिर्फ स्थानीय नहीं हैं। अतः ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए पर्यावरण संबंधी कानून न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है। यहां तक बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब इससे संबंधित प्रश्न आपको बनेंगे। पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए कानूनों की आवश्यकता क्यों है, आप लिख लेंगे जो अभी तक मैंने बताया है। अगर यह प्रश्न आएगा तो आप लिख लेंगे अभी तक। दूसरा, कानूनों का लागूकरण क्यों आवश्यक है, यह भी प्रश्न आप लिख लेंगे। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का प्रयास करेंगे। आपको लगे हाथ इतने टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, इसका प्रश्न भी आपको मिल गया। अब देखिए, राष्ट्रीय कानून जो है वो नेशनल लॉज क्या क्या बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के सुधार एवं बेहतरी के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के सुधार एवं बेहतरी के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। आरंभिक काल में अगर देखें, आरंभिक काल में हमारे संविधान में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। आरंभिक काल में हमारे संविधान में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था, परंतु 1972 में स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण से संबंधित
कॉन्फ्रेंस के पश्चात भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। परंतु 1972 में स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस के पश्चात भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के सुधार एवं बेहतरी के लिए कड़े प्रयास किए गए, परंतु आरंभिक काल में हमारे संविधान में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 1972 में जो स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके पश्चात भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हालांकि भारत में 1879 में हाथियों के संरक्षण का कानून और सन 1929 में वन संरक्षण कानून आया था, यह याद रखिएगा। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत में 1879 में कानून आया था और वनों के संरक्षण के लिए 1929 में वन संरक्षण का कानून आया था। परंतु पर्यावरण संबंधी कानून 1972 में ही आया। पर्यावरण संबंधी जो कानून है वो भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत में आया था और 1879 में हाथियों के संरक्षण का प्रावधान और 1929 में वन संरक्षण के लिए कानून आया था। लेकिन पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून जो था 1972 में आया था और यह 1971 की वन्य जीवन संरक्षण एक्ट से प्रेरित था। जो ये 72 में जो कानून आया था पर्यावरणीय संबंधी कानून, यह पर्यावरणीय संबंधी कानून 1971 की वन्य जीवन संरक्षण एक्ट से प्रेरित था। आई बात समझ में? तो ये राष्ट्रीय कानून के बारे में जो मैंने अभी तक बताया, यहां तक बात समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत को विश्व के 12 बहुत अधिक विविधता वाले देशों में गिना जाता है। भाई जाहिर सी बात है, भारत ऐसी जगह पर पड़ता है कि भारत को बहुत अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत को विश्व के 12 बहुत अधिक विविधता वाले देशों में गिना जाता है। अभी भी कई जंतु प्रजातियां हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जैविक विविधता का कृषि, औषधि और उद्योग के साथ साथ सीधे उपभोग का संबंध है। जैविक विविधता का जो संबंध है कृषि, औषधि और उद्योगों के साथ साथ सीधे उपभोग का संबंध है। इसके अलावा वह देश की संपदा भी है। जो जैव विविधता है यह देश की संपदा भी है। हमारे संविधान में जैव विविधता के संरक्षण का प्रावधान है। यानी जैव विविधता जो है अगर यह नष्ट हो जाएगा तो कृषि भी प्रभावित होगी, औषधि भी प्रभावित होगी और उद्योग भी प्रभावित होगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे उपभोग से है। और अगर जैव विविधता अगर नष्ट होगा तो पूरा पर्यावरणीय क्षति होगी। लेकिन हमारे संविधान में, भारत के संविधान में जैव विविधता के संरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। जैव विविधता का जो संरक्षण है उसका प्रावधान लागू है। यहां तक बात क्लियर है आप सभी लोगों का? अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मैंने कहा ना कि आपको यह देखना पड़ेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वां संशोधन पर्यावरण के संरक्षण एवं उनमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप देता है। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान का जो एक अनुच्छेद है 51A क्या कहता है? कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार जरूरी है। 42वां संशोधन किया गया था, उसमें 51A जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत। यहां तक बात क्लियर है? इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसमें क्या कहा गया है 51A में?
जो 42वां संशोधन किया गया भारत में 51A में कहा गया कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें वनों, झीलों, नदियां और वन्य जीवन जैसी प्राकृतिक संपदा सम्मिलित है का संरक्षण करे, वह जीवित प्राणियों के लिए मन में करुणा रखे। 51A 42वां संशोधन में यह बात कही गई है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन जैसी प्राकृतिक संपदा है सम्मिलित है उनका संरक्षण करे और वह जीवित प्राणियों के लिए मन में एक दया भाव, करुणा भाव रखे। 51A के तहत यह मूल कर्तव्य कहा गया है भारतीय संविधान में। 51A ये याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन है, इसमें यह बात कही गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें वनों, झीलों, नदियां और वन्य जीवन जैसी प्राकृतिक संपदा सम्मिलित है का संरक्षण करे, वह जीवित प्राणियों के लिए मन में करुणा रखे। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संरक्षण व बेहतरी के लिए केंद्र द्वारा प्रदेशों को एक निर्देश जारी किया गया है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए या उनको बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक निर्देश जारी किया। उसमें क्या कहा? जिससे राजकीय नीति के निर्देश आधार का दर्जा प्राप्त है। जिसे क्या प्राप्त है? जिसे राजकीय नीति के निर्देश का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 48A, ये याद रखना है आप लोगों को। अनुच्छेद 48A स्पष्ट करता है, ध्यान दीजिए, यह लाइन मेंस में लिखना है, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करे बल्कि देश के वनों और वन्य जीवन का भी संरक्षण करे। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है बेटा। 51A 100% नोट कर लीजिए कॉपी में। मैं कह रहा हूं कि नोट कर लीजिए कॉपी में। 51A आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। 51A और जो अभी मैं बता रहा हूं 48A। 48A जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहता है कि भैया यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करे, बचाव व सुधार करे, यही नहीं सिर्फ कहता है, वो ये कहता है कि देश के वनों और वन्य जीवन का भी संरक्षण करे। 48A नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है 100%। 51A आर्टिकल और 48A आर्टिकल कोई माई का लाल नहीं है जो रोक दे प्रारंभिक परीक्षा में। नोट कर लीजिए कॉपी में। 51A तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में 48A पूछेगा जो केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भैया पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण ही नहीं, वन में रहने वाले वनों और वन्य जीवन का भी संरक्षण करें। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करे बल्कि देश के वनों और वन्य जीवन का भी संरक्षण करे। 48A के तहत कहा गया, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत में इसके बाद बेटा, भारत में 1980 में, भारत में जो था 1980 में देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। भारत में सन 1980 में देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। यही विभाग आगे चलकर 1985 में, देखिए 1980 में इस विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में 1980 में देश में स्वस्थ पर्यावरण के लिए, स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी और यही विभाग आगे चलकर सन 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। याद रखिए, यही 1985 में क्या कहलाया? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कहलाया। ये याद रखिएगा, 1985 में इसी को बोला गया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जो 1980 में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। उसी को 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा गया। इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? पर्यावरण और वन मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? जाहिर सी बात है, पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन, पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन, पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन लागूकरण करना पर्यावरण और वन मंत्रालय का
उद्देश्य है जिसे 1985 में लागू किया गया। हमारे संविधान के प्रावधान, जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं, इसको याद रखिएगा, हमारे जो संविधान के जो प्रावधान हैं कई कानूनों का सहारा लेते हैं, जिन्हें हम अभी मैंने बताया था, जिन्हें एक्ट और नियमों के नाम से जानते हैं। हमारे अधिकांश पर्यावरण संबंधी कानून व नियम विधानसभा व राज्यसभाओं द्वारा निर्मित कानून है। जितने भी पर्यावरणीय संबंधी कानून है विधानसभा और राज्यसभा द्वारा निर्मित कानून है। ये एक्ट प्रायः अपनी कार्य शक्ति को नियंत्रक एजेंसियों को प्रसारित करते हैं, जो कि उनके लागूकरण की तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात, जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, जो भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात पर्यावरण संरक्षण कानून, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको ईपीए कहते हैं, 1986 में तैयार होकर सामने आया। भोपाल गैस दुर्घटना जब हुआ था उसके पश्चात इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए सन 1986 में तैयार होकर सामने आया। इसे एक मुख्य कानून माना जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। भोपाल गैस दुर्घटना, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस भोपाल गैस दुर्घटना के बाद 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए लाया गया, जो एक मुख्य कानून माना जा सकता है, क्योंकि ये वर्तमान कानूनों की कई कमियों को पूरा करता है। जो वर्तमान में जो कानून है उनकी कई कमियों को पूरा करने में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूरा करता है। इसके पश्चात तो विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए कई पर्यावरणीय कानूनों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए अभी हाल के वर्षों में सीएनजी का प्रयोग, ध्यान दीजिए, हाल के वर्षों में सीएनजी का प्रयोग दिल्ली प्रदेश में सार्वजनिक यातायात के वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। सीएनजी का जो प्रयोग है सार्वजनिक यातायात के वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप दिल्ली के वायु प्रदूषण की मात्रा कम हुई है। एकदम सत्य बात है। जब से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ उसी के बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू हुआ, और इसलिए लागू किया गया ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं हमारे संविधान में दिखाई दे रही पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं, उनको दूर किया जा सके। और इसी के तहत दिल्ली में सीएनजी युक्त जो कार वगैरह, बसें वगैरह, जो सार्वजनिक यातायात की जो साधन है उनको चलाया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो सके, और निस्संदेह उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। मैं तो 13-14 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं। पहले स्थिति दूसरी थी, अब स्थिति दूसरी है। सीएनजी की वजह से वायु प्रदूषण की समस्या निस्संदेह थोड़ी कम हुई है। तो यह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो पर्यावरणीय कानूनों का विकास हुआ, और उसी के अंतर्गत सीएनजी का प्रयोग दिल्ली प्रदेश में सार्वजनिक यातायात के वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसके फलस्वरूप दिल्ली के वायु प्रदूषण की मात्रा कम हो गई। अब देखिए, इससे संबंधित अभी तक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि सन 1972 की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस विषय पर आधारित था। 1972 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो था पर्यावरणीय संरक्षण कानून बनाने पर आधारित था। भारत में तब तक बना नहीं था। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद ये बना था। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं इसी पर आपको लिखना है। और दूसरा, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां हुआ था, यह भी मैंने बताया। ईपीए किस वर्ष में लागू किया गया, 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। वायु प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से किस ईंधन को दिल्ली में सार्वजनिक यातायात के वाहनों में अनिवार्य कर दिया गया, तो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसे मीथेन ईंधन भरा जाता है। तो ये सारे आपको साथ में हमने प्रश्न भी मैं दे दिया। अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो पर्यावरणीय संबंधी कानून है, इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग